Hello friends, now we have moved in the next lecture and in this lecture we will cover some new topics with new ideas and new concepts. So don't worry, let us see. But make sure you have already watched the previous lecture because in the previous lecture I have covered about the antibody or antibodies. That will be the same things whatever I have told you in the previous section or lecture. देखो बताना ये चाह रहा हूँ कि प्रीवियस लेक्चर को देखे हो तो उसमें बताया था मैंने कि आपको एंटीबॉडी के बारे में और एंटीबॉडीज कहिए चाहे एंटीबॉडी कहिए एक ही बात है। बट ये बता रहा मैं कि जो अब एंटीबॉडी होता क्या है ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स आईजी इन शॉर्ट इसका भी स्ट्रक्चर का है, चाहे एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखिए एक ही बात है। प्रीवियस लेक्चर देखो तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे सर एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, अच्छी बात। देखो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा टॉपिक में कि मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ। तो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ किसका, तो एंटीबॉडी से। लेकिन आप देख सकते हो कि मैंने किसी भी तरह का कोई डायग्राम, स्ट्रक्चर, फिगर का इस्तेमाल नहीं किया हूँ, मैंने कुछ लिखा है। देखो सब ये जो टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपका एनसीईआरटी का बुक में भी जिक्र किया गया है। बट मेरा ऐसा मानना है कि या तो मैं स्ट्रक्चर सबको समझा दूं या फिर मैं ऐसे समझा दूं, एक ही बात है। बट नाउ लिसन टू मी, अगर मैंने आपको ऐसे समझा दिया, इस तरीके से लिखा दिया, यहाँ से पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया, तो लास्ट में मैं आपको जब फिगर यहाँ पर ड्रा कर दूंगा और आप उसे देख लीजिएगा तो उसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा और आप उसे बहुत ही सहजता से, आसानी से आप सीख सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ऐसा ही हो सकता है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। सो लेट अस सी, ओके नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। तो सबसे पहला बात मैं बताना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर याद रहे मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे से क्या रहा है, कौन सा भाग कैसा जुटा हो रहा है, क्या लंबा है क्या छोटा है, कैसा आकार है, उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने जाना। और फिर तो एक बात बताओ तो मुझसे जी, जैसे कि आपको कहीं जाना है टूरिज्म पे या फिर कोई घर में जाना है, तो या तो मैं उस घर को ले जाकर के दिखा दूं या फिर उस घर को दिखाने से पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं उस घर के बारे में कि देखो उस घर में इतना कमरा है, इतना स्क्वायर फीट का रूम है, ये हॉल है, इतने किचन है, इतना बेसिंग है, इतना वॉशरूम है, ये वेलकनी है, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे पार्किंग एरिया, ये एक्सप्लेन कर दो या फिर दिखा दो, एक ही बात है कि नहीं है। लेकिन दिखाना कितना अच्छा रहेगा तो वो भी मैं दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर आपको दिखाने की देखेगा तो खुद समझ आया कि ये बालकनी, ये सर जिक्र कर रहे थे, ऐसे है बस, समझ गए। इसीलिए बी कंसंट्रेट, कंसंट्रेट रहिए। अगर अगर कंसंट्रेट नहीं रहा तो आपको समझने में प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है ना। बट नहीं होगा जब आप यहाँ पे कंसंट्रेट रहिए, मेरी बातों को सुनिएगा। देखो यहाँ पे बताया कि ईच एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन शॉर्ट में इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जितना भी तरह का एंटीबॉडी है या फिर इम्यूनोग्लोबिन कहिए, उसको शॉर्ट में आईजी बोलता हूँ, वो किस चीज से बना हुआ है या फिर बना हुआ जो छोड़िए कितना, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है ये हमारा एंटीबॉडी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पूछ सकता है। ये सारा जो पॉइंट आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसे क्या कीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर तुरंत से दे सके। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, क्या कंफ्यूजन होना है। अब इसी फर्स्ट पॉइंट के बारे में कुछ लिखाया हूँ स्टार लगा करके, तब जाकर के यहाँ से कुछ दूसरा पॉइंट शुरू होता है। तो नो प्रॉब्लम, उसे भी देखते हैं। देखो बताया कि देयर आर 2 आइडेंटिकल शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड लाइट चेन्स। इसको एल चेन्स भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि लाइट चेन्स, लाइट जो है वो एल से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए हमने एल चेन्स कह दिया शॉर्ट में। तो आपसे पूछेगा कि कितने
शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स चेन से होते हैं तो दो होता है, ठीक है ना। और शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को क्या बोलते हैं जी, तो लाइट चेन्स बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है। और यहाँ से तो इसे भी आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में कर लीजिएगा। सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इतना डेप्थ में आपको पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन मे भी शायद पूछ सकता है, आ सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। एनी हाउ, नेक्स्ट बताया हूं कि देयर आर टू आइडेंटिकल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स कॉल्ड हैवी चेन्स, शॉर्ट में एच चेन्स, एच वेयर एच स्टैंड्स फॉर द हैवी, ठीक है ना। तो चीजें कुछ इस तरीके से होती है। तो दो ये हो गया और दो ये हो गया, दो दो चार हो गया, ठीक है। इसीलिए कितना, तो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, दो शॉर्ट है और दो लॉन्ग है, समझ गया ना। तो इसे भी आप क्या कीजिएगा, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। क्यों, क्योंकि यहां से भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है। जब यहां से आया तो यहां से कहा नहीं आ सकता, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को सीख पा रहे हो। सीखना बहुत ही आसान होती है चीजें, अगर आप चाह जाए सीखने के लिए तब। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट बताया हूं कि ईच एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2। जितना भी एंटीबॉडी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में, तो H2L2 के रूप में, यानी कि हैवी चेन और लाइट चेन्स के रूप में करते हैं। वो शायद आपको आगे जानिए इसके बारे में कि कैसे। अभी के लिए बस इतना ही जानिए। नेक्स्ट बताना ये चाह रहा हूं कि ईच ऑफ द लाइट चेन्स इज बॉन्डेड टू वन ऑफ द हैवी चेन्स। प्रत्येक लाइट चेन्स जो है वो एक हैवी चेन से बांधा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये ट्रू फॉल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्या ही करना। किससे बंधा हुआ रहता है, तो हैवी चेन से बंधा हुआ रहता है प्रत्येक लाइट चेन, ठीक है ना। अच्छी बात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो भी आपको सिखा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है और कैन बी क्वेश्चंस अराइज्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। मे बी कम्स इन द सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, सो बी केयरफुल। Okay, now let us talk about this one. What about this? Here I have written that the 4 polypeptide chains are held together. चार तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन बताया ना मैंने यहाँ पे। तो चारों एक दूसरे को जकड़े हुए रहता है, बांधे हुए। चलिए जानते हैं कि कैसे। टुगेदर बाई डाइसल्फाइड SS bonds फॉर्मिंग ए बाइसेप्ड मॉलिक्यूल्स। ये चारों बॉन्ड जो है वो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इसी के कारण एक बाइसेप्ड का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसके कारण भाई, तो ये डाइसल्फाइड के चलते। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ही है, दैट इज द SS बॉन्ड, जो क्या किए हुए, इन चारों को होल्ड किए हुए, जकड़े हुए। और इसी के चलते क्या फॉर्म करता है, बाइसेप्ड मॉलिक्यूल, यानी कि एक बाइसेप्ड स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। फिगर भी बनाऊंगा, बोल बताया ना कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड जितना भी पॉइंट्स रहेगा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके नीचे एक फिगर को आपको दिखा दूंगा, आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, क्लियर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट सिखाना यह चाह रहा हूं कि द टॉप 2 टिप्स ऑफ बाइसेप्ड स्ट्रक्चर में टॉप 2 टिप्स जो है मॉलिक्यूल और एंटीजन, वो क्या है, वो एंटीजन है, बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स उस स्ट्रक्चर में कहा जी, तो बाइसेप्ड मॉलिक्यूल के ऊपर का जो 2 टिप है वो क्या है, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है, बताया ना अभी। नेक्स्ट सिखाना यह चाह रहा हूं कि वो करता क्या है, तो लिखा हूं कि दे रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू ए स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इस पे गौर कीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, आई रिपीट, ठीक है, अच्छी बात है। वो क्या करेगा, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और बाइंड करता है एक पार्टिकुलर
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। बोथ द आर्म्स ऑफ बाई के दो आर्म्स, एक ये और एक ये, हैव द सेम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स एंड सो रिकॉग्नाइज द सेम एंटीजन। क्योंकि उसके पास सेम फीचर्स है तो सेम का काम करेगा ना, है ना। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सेम चीज है, सेम चीज करेगा, है ना। फर्स्ट बॉय ऐसा क्या कर सकता है जो दूसरा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स हर एक चीज कर सकता है। अभी मत कहना कि ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस सबको हटाओ साइड में। जो सिस्टम आप में है वही सिस्टम दूसरे लड़के में है, तो दोनों एक ही फीचर्स का है तो एक ही काम करेगा ऑब्वियसली, इसमें क्या शक है। तो आई होप कि आपने इसे सीखा होगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए इसे आप लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें आपसे शेयर कर सकूं, कुछ और आपको सिखा सकूं। देखिए मैं चाहूं तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं और आपको सिखा सकता हूं, बट इतना सारा चीजें लिखने का मकसद यही है कि आपके पास अगर नोट्स की कमी हो और बहुत सारे बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप इन सारी चीजों को आप लिख लीजिए और लिख करके एक नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएगा, एक बुकलेट जैसा ही तैयार हो जाएगा इस चैप्टर का, ताकि आप खुद से पढ़ सकें उसे, ठीक है ना। अगर बड़े इंस्टीट्यूट में जाते होंगे तो क्या ही कहना, वहां तो हर एक चीज आपको प्रोवाइड किया ही जाता होगा, बट आप कहीं लोकल एरियाज में ही अपने पढ़ते होंगे आसपास में ही, बड़े शहरों में तो लोकल क्या ही कहना, एनी हाउ, तो शायद उतना नहीं कुछ नोट्स वगैरह सब करता होगा, तो आप इतनी सारी चीजों को देख करके यहाँ से लिख लीजिए और ये सब चीज वहां से पूछ सकते हैं और आपको पता चल जाए कि टीचर जो है वो क्या छोड़े हैं और क्या बताए हैं। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो आप लिख लिया होगा इसे, तो मिटा सकता हूं मैं, मिटा दूं ताकि कुछ और चीजें बताना है इसी के बारे में, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट ही कवर किया, कुछ और है तो मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा और फिफ्थ पॉइंट जो है वो यहाँ से लिखना मैं स्टार्ट करूंगा। चलो मिटा देता हूँ। जो भी बताया मैंने उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आगे का पॉइंट्स को कवर करते हैं, समझ गया ना। अब फिफ्थ पॉइंट से जैसे मैंने कहा था अब वैसे ही मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। यहाँ पे बताया हूँ कि ईच ऑफ द फोर चेन्स, जो भी फोर चेन्स मैंने आपको बताया, हैज ए कांस्टेंट सी, उसके पास एक कांस्टेंट सी है, सी रीजन है, एंड ए वेरिएबल भी रीजन, और एक वेरिएबल भी रीजन भी है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि पूछेगा कि जितना भी फोर रीजन्स है उसके पास कितना कांस्टेंट रीजन, क्या उसके पास कांस्टेंट रीजन है या फिर वेरिएबल भी रीजन है या नहीं, तो ऑफ कोर्स है, ठीक है। क्वेश्चन अब सॉरी सिक्स पॉइंट यहाँ पे लिखा हूं, मुझे लगा क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो सिक्स पॉइंट ये बताना चाहा है, ये बताना चाहा ड्यू टू वेरिएबल रीजन्स, ये वेरिएबल रीजन्स के चलते क्या होगा कि देयर इज ए ह्यूज वैरायटी इन द शेप्स ऑफ एंटीजेंस। वेरिएबल रीजन के चलते जो ह्यूज वैरायटी है किसमें जी, इन द शेप्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट्स। यहां सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, पूछेगा कि ह्यूज वैरायटी ऑफ शेप है किस कहां, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट के पास है। फिगर में फिगर ड्रा करूंगा ना तो वहां पे स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे है या नहीं। तो वो किसके कारण है, तो वो वेरिएबल रीजंस के कारण, वेरिएबल रीजंस दैट इज द भी रीजंस के चलते है। अच्छी बात है, ये तो सीख गया। हेंस यानी कि इसीलिए डिफरेंट एंटीबॉडीज कैन रिएक्ट टू डिफरेंट एंटीजेंस, शायद इसीलिए कि डिफरेंट उसके पास वेरिएबल रीजन है जिसके चलते डिफरेंट शेप्स होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स का। और फाइनली क्या वो कर सकता है कि जो भी डिफरेंट तरह का एंटीबॉडीज है वो कैन रिएक्ट टू डिफरेंट एंटीजेंस, यानी कि वो डिफरेंट तरह के जो बाहर से आया हुआ पैथोजेंस है या फिर जो भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स है उससे वो लड़ने में सक्षम होगा। कौन, तो एंटीबॉडीज। डिफरेंट दुश्मनों के लिए डिफरेंट तरह तरह की चीजें मौजूद हैं कि आप इसको संभालिए आप इसको संभालिए। अगर आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूं तो ऐसे समझ गया ना। तो चीजें कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कैसे सिपाही सैनिक जो है वो धर्म युद्ध में क्या होता था पहले कि अगर एक धनुर्धर है
तो दूसरा धनुर्धारी से ही वो युद्ध करेगा, गदाधारी है तो वो गदाधारी से ही युद्ध करेगा। तो जस्ट लाइक दैट चीजें कुछ इस तरीके से होती है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। आगे लिखा हूं कि द स्टीम ऑफ द एंटीबॉडीज इज फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट रीजंस। जो स्टीम बनता है किसका, एंटीबॉडीज का, वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है, तो कांस्टेंट रीजन के चलते ऑफ द हैवी चेन। जो किसका है, तो हैवी चेन का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये वीवीआई कर लेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से अक्सर पूछ देता है और आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया ना। कांस्टेंट रीजन जो कि हैवी चेन्स का ही पार्ट है। क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, अच्छी बात है। देखो इन मैमल्स, अब मैमल्स जो भी बच्चे को दे सकता है और जो टेरेस्ट्रियल है और जो मेमोरी ग्लैंड होता है उसके पास, दैट इज द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो क्या है, ह्यूमंस को भी शामिल कर लेते हैं कि देयर आर 5 डिफरेंट क्लासेस ऑफ हैवी चेन्स। जो हैवी चेन्स है उसको डिफरेंट क्लासेस होता है। किस चीज का, तो हैवी चेन्स का। अब कोई लड़का सोच रहा हो कि क्या होगा, तो आओ चलो जानते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट क्या है हैवी चेन्स का, ठीक है, दैट फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। डिफरेंट क्या है, क्लासेस है किसका, तो हैवी चेन्स का। इस चीज को आप क्या कीजिए, आप अंडरलाइन कर लेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ हैवी चेन्स का, ठीक है, दैट फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूल्स और एज फॉलोज। चूंकि 5 चेन्स है इसीलिए वो 5 अलग तरह का एंटीबॉडीज यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स को निर्माण कर सकता है। अब वो क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है और स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो देखिए मैंने बताया पहला आपको IgA, दूसरा नाम है IgD, नाम है ये, तीसरा है IgE, चौथा है IgG, पांचवा है IgM। समझ गया ना। तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जांपल्स के रूप में पूछेगा, गिव 2 एग्जांपल्स। ठीक है, देखिए एग्जांपल्स कैसे पूछेगा, ये पॉइंट पढ़िए आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे इन मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में देयर आर 5 यहां से अंडरलाइन कर लेगा। ह्यूमन बीइंग्स की ही बातें मैं कर रहा हूं टोटल, या फिर कोई भी मैमल्स हो गया, ठीक है ना। पूछेगा कि गिव 2 क्लासेस ऑफ हैवी चेन्स फॉर मैमल्स। तो इसमें से कोई भी 2 एग्जांपल दे दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, जो कि डिफरेंट, या फिर ऐसे पूछा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज का एग्जांपल्स दीजिए, या फिर गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसमें से कोई भी 2 एग्जांपल को उठा लेना, आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गया ना, अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेगा, और हाँ ये पांचों को याद रखेगा हमेशा के लिए। क्या हुआ, कंफ्यूजन है? आप सोच रहे हैं कि ये 5 ठो लिखा है सर, अब इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है, उसे एक्सप्लेन करूंगा, बट कहा था ना इसे एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बचा हुआ उसे भी कवर करूंगा। कहा था कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, उसको मैं अभी थियोरिटिकली बता रहा हूँ, और फिर मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर के एक डायग्राम या फिर एक फिगर के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस बट फिगर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, नहीं लिखे हो, मुझे पता था कल लिखेगा। तो इसे आप क्या कीजिए, इसे आप लिख लीजिए ताकि कुछ और बातें मैं आपसे बता सकूं, कुछ और चीजों को नॉलेज शेयर कर सकूं। समझ गया ना। चलो लिख लिया हुआ, मिटा देते हैं, मिटा देना। आर यू श्योर? देखिए जो कुछ भी मैंने चीजें आपको बताने का प्रयास किया, जो लिखाया हुआ था, अब उन्हीं सारी चीजों को अब फिगर के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, और कुछ खास नहीं। ये बैकग्राउंड में जो फिगर देख रहे हो, अब फिगर के माध्यम से मैं आपको बताऊं, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। आपको जो भी पॉइंट्स लिखा है 6-7 पॉइंट्स तक केवल मैंने लिखा है ना, तो उन सारे पॉइंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं कि जो ये फिगर नहीं बोलता हूं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कि जो पॉइंट
जो लिखा हूँ वो इस फिगर को नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। और आपको दिमाग में चल रहा है कि कंफ्यूजन है, कैसे कैसे, क्या है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लग रहा है। अब देखिए, जैसे कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, लाइट चेन के बारे में बताया कि लाइट चेन होता है, फिर बताया एंटीजन बाइंडिंग साइट है, फिर हैवी चेन के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। फिर कांस्टेंट रीजन के बारे में बताया, वेरिएबल रीजन बताया मैंने, एंटीजन बाइंडिंग साइट बताया, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, दैट इज द एसएस बॉन्ड, है ना। तो हर एक चीज मैं आपको बता रखा हूँ। अब सी, सी देख रहा हूँ, तो वेयर सी दैट मीन्स द कांस्टेंट रीजन, वी दैट मीन्स द वेरिएबल रीजन। ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी रिटन है वेरिएबल रीजन। तो बाकी चीजें यहीं पे मैं इस फिगर में छोड़ता हूँ, कंफ्यूजन नहीं करना। आपको एनसीईआरटी में भी एक बार कलरफुल फिगर दिया हुआ होगा इसके बारे में, तो आप क्या कीजिए, आप उससे भी आप देख करके समझ सकते हैं। देखो, मुझसे अब उम्मीद मत लगाइए कि और इसमें एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कुछ है ही नहीं। हाँ, आपको एक काम आप करिए, नहीं तो शायद इस फिगर को समझने में आपको कंफ्यूजन होगा। जो मैंने लिखाया है पॉइंट्स में 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 7 लिखा है, उसको वन बाय वन करके पढ़िए और फिर इस फिगर को देखो, फिर दूसरा पॉइंट को पढ़ो, फिर इस फिगर को देखो, फिर तीसरा पढ़ो, फिर इस फिगर को देखो। तो जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा, एंड सिमिलरली सो ऑन। उसी तरीके से पढ़िए और देखिए, और फिर कहिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। कमेंट तुम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि हाँ सर ये तो है ही नहीं, नहीं समझ में आया। ऑफ कोर्स आएगा। तो कुछ कुछ चीजें खुद से भी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप बच्चे नहीं रहे, अब बहुत बड़े हो गए हो, है ना, 12 में जो आ गए। क्यों? और वैसे भी आधा सेशन पार ही हो गया होगा, है ना जी। तो इस फिगर को आप ढंग से बनाएगा, अच्छे तरीके से बनाएगा, एकदम साफ सुथरा में बनाएगा, एक पेजेस में बनाओ कम से कम, जैसे मैंने बनाया बना रखा है। बना लेगा ना, बन जाएगा ना फिगर। तो अगर पूछता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, शायद पूछ सकता है बॉडी के नाम से, मैं पूछा व्हाट इज एंटीबॉडीज एंड एक्सप्लेन इट विथ फिगर। वैसे तो बहुत कम चांस है, लेकिन हु नोस। तो कुछ इस तरीके से फिगर डायग्राम आपको बना देना है, और इसके साथ साथ फिगर बनाने से पहले आप उस पॉइंट को लिख दीजिए, ठीक है, और फिर फिगर बना दीजिए, या फिर पहले फिगर बना दीजिए फिर कुछ पॉइंट को लिख दीजिए। लेकिन मैं हमेशा इस्तेमाल किया हूँ कि पहले एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास किया हूँ और फिर लिखने का प्रयास किया हूँ। तो पहले आप कुछ लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए। लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले आप फिगर बनाइए और लिखिए पीछे। अब लग रहा होगा कि ऐसा की, देखिए अगर आप फिगर के ड्रा कर देते हो ना, तो जो भी एग्जामिनर है वो समझता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ के आया तभी तो ये फिगर बना रहा है। लाइट चेन लिखा हुआ है, इंटीजर बाइंडिंग साइड का हैवी चेन, कांस्टेंट लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा हुआ है, इस प्रकार से। तो उसको लगेगा कि नहीं आपको पता है। फिर वो देखेगा कि क्या पॉइंट बना के लिखे हो, इसी फिगर पे नंबर बन बैठा है, और फिर चल जाएगा दूसरा कॉपी चेक करने के लिए। तो चीजें इस तरीके से होती है। तो पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा तो पहले फिगर बनाएगा और फिर पीछे लिख दीजिएगा आप लोग क्या इसके बारे में, लाइट चाहिए है, ऐसे है, वैसे है। आई होप कि आप मेरी बातों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज में। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैंने छोड़ा हो, वो कंप्लीट होता है ये टॉपिक। और हाँ, अब मैं कुछ नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करता हूँ, बट उससे पहले ये फिगर ड्रा किए हुए कर लिया ना, चलो मिटा दे। इतना मेहनत से हम, एक बात बताओ, सिर्फ हम ही बनाते रहे, आप नहीं बनाइएगा। अरे सर बुक में है, तो क्या हुआ, फिर भी बनाओ। मैं कैसे बनाया हूँ? जब मैं बना सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं तो एक टीचर होकर बना रहा हूँ, तब तो स्टूडेंट है आपका, तो ये काम ही है बनाना, लिखना, पढ़ना, काटना, गलत बातों मिटाना, है ना। और मेहनत क्या है, मेरा तो गलत भी नहीं रहता, फिर भी मिटाना पड़ता है। जैसे मैंने पूछा, लिख लिया ना, चलिए साइड हटिए, लिख लिए होंगे, चलिए इसे इरेज कर देता हूँ। देखो अब गलती नहीं है, फिर भी मिटाना है ना। तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि वन बाई वन करके आपको डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा उन सारी चीजों को जो मैंने कहा था। 5 तरह का एंटीबॉडीज होता है। तो सबसे पहला IgA है, और इस पे एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले बताने का प्रयास किया हो इसका लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे बनता है, कहिए चाहे कहाँ से इसका निकलता है, कहाँ पे है, इसका लोकेशंस क्या है। देखिए, वेयर इज द प्लेस दैट द IgA इज प्रेजेंट। तो बताया
कि लोकेशन में लिखा हूं कि मेन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, ये सबसे पहले मेन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी कौन है, तो आईजी है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। इन एक्सटर्नल सिक्रेशन, मेन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी तो है ही है, लेकिन किस चीज में, तो एक्सटर्नल सिक्रेशंस के रूप में, जैसे में तो सच एज सैलिवा एंड मदर्स मिल्क को क्या करता है, ये सिक्रेशन करने में मदद करता है। तो समझ गया ना लोकेशन, ये सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ, आईजीए के बारे में बताऊंगा, आईजीडी के बारे में बताऊंगा, आईजीजी के बारे में बताऊंगा, आईजी और भी बहुत सारे तो उसके बारे में बताऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, उसको याद रखिएगा हर एक चीजों को। अब फंक्शंस जानते हैं, आईजीए का फंक्शन क्या है, तो बताया हूं, मैंने बताया कि अटैक पैथोजेंस बिफोर दे रीच ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में वो पैथोजेन को जाने से पहले ही वो हमला कर देता है। कौन, तो ये आईजी है। समझ गया ना, आई होप कि तुमने इसे समझा होगा। चलो, ये फर्स्ट वन इज द कंप्लीटेड, आईजीए जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट है आईजीडी के बारे में आपको सिखाता हूँ। तो इसका भी सबसे पहले लोकेशंस के बारे में मैंने लिखा कि इसका लोकेशन क्या है, तो बताया यहाँ पे कि प्रेजेंट एज ए रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के रूप में प्रेजेंट रहता है कहाँ, तो ऑन द सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ याद रखेगा। समझ गया ना, बी लिम्फो, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट पे मौजूद होता है, एज ए रिसेप्टर के रूप में रहता है। फाउंड इन सर्कुलेशन इन एक्सट्रीमली लो क्वांटिटी, जो सर्कुलेशन होता है उसमें भी ज्यादा मात्रा में नहीं बल्कि लो क्वांटिटी में मौजूद होता है। समझ गया। अब फंक्शन इसका क्या है, तो सर्व एज रिसेप्टर्स फॉर एंटीजेंस ऑन बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पर रिसेप्टर्स के रूप में काम करता है, किसके लिए, तो एंटीजेंस के लिए। एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, और ये बी सेल को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। कौन, तो आईजीडी। तो ये कुछ था इसका लोकेशन और फंक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। आप इसे खुद से पढ़ के भी समझ सकते हो, मैंने नोट्स ही इतना अच्छे से आपके लिए बता रहा हूँ, और बाकी तो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई डोंट थिंक कि आपने इसे कोई कहीं कहीं कंफ्यूजन होगा समझने में, ऐसे ही एक बार रीडिंग मारेगा समझ जाएगा, है ना जी। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ताकि कुछ और भी बचा हुआ 3 रेस्ट वन को मैं उसे भी समझा सकूं। जो आपका नेक्स्ट आता है उसका नाम है आईजीई। तो अब आईजीई के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जी। देखो, तो सबसे पहले लोकेशन के बारे में जानते हैं। तो लिखा हूं कि प्रेजेंट एज ए मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर के रूप में ये प्रेजेंट रहता है। कहा, तो ऑन बेसोफिल्स, बेसोफिल्स पे, जो कि क्या है, तो वो कहाँ रहता है, तो इन ब्लड, जो कि ब्लड में रहता है और उसी का पार्ट है। एंड ऑन मास्ट सेल, और मास्ट सेल के पास भी रहता है, जो कि वो कहाँ, तो इन टिश्यूज में। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मास्ट सेल आप बताइए और बेसोफिल बताइए। तो अभी मैं ये इसे नहीं बताने वाला, लेकिन अगर जिज्ञासा तो आप गूगल पे टेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है ना। देखो, फंक्शंस ऑफ कोर्स मैं बता दूंगा आपको, जहां कंफ्यूजन रहेगा इसको में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। कोई ऐसा टर्म है जिसमें कि अभी आपको दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा और मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी, तो आपको मैं कह दूंगा, इसीलिए आपको कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे होते हुए, ठीक है। अब देखो, फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। प्रमोट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन्स। अब हिस्टामिन्स को ये क्या करता है, रिलीज किया, यानी कि प्रमोट किया, बढ़ाता है, रिलीज करने में हेल्प किया एक प्रकार से हिस्टामिन्स को। एंड अदर एजेंट्स इन एलर्जिक रिएक्शन, और भी बहुत सारे एजेंट्स जो एलर्जिक रिएक्शंस के समय में उसकी जरूरत होती है। समझ गया इसका फंक्शंस क्या है। अब नेक्स्ट जानते हैं आईजीजी के बारे में। तो इसके बारे में लोकेशन में लिखा हूं कि मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडीज है, प्रचुर मात्रा में, और 75%, तकरीबन 75% है। तो कहा, तो इन ब्लड प्लाज्मा इन सर्कुलेशन, प्लाज्मा ब्लड, इन ब्लड प्लाज्मा में है, इसलिए तो सर्कुलेशन के लिए। देखिए, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, अब इसको डिटेल में हो गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन करने का मैं प्रयास किया हूँ, ठीक है। इसीलिए ज्यादा और नहीं अंदर जाऊंगा। ओनली एंटीबॉडी दैट क्रॉस प्लेसेंटा, ये सिर्फ एक ऐसा एकलौता एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा में चला जाता है, ठीक है, प्लेसेंटा को पार कर जाता है। फंक्शन इसका ये है कि स्टिमुलेशन ऑफ फैगोसाइट, ये फैगोसाइट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी कि उत्तेजित करता है। अटैक्स पैथोजेन
पैथोजन को के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, जैसे में वायरस, बैक्टीरिया, ये पैथोजन है, एंड अदर बैक्टीरियल टॉक्सिन, और बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो भी बॉडी में है तो उसको भी ये क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है, यानी उससे लड़ेगा। प्रोवाइड्स पैसिव इम्यूनिटी टू फ्यूटस, और जो भी बच्चा है गर्भाशय में उसको पैसिव इम्यूनिटी देता है। तो इसमें से कुछ टर्म होगा जो मन में चल रहा है, जैसे हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी क्या होता है, तो ये सारी चीजों को आगे कवर करूंगा, ठीक है ना, बस बने रहिए मेरे साथ। जैसे पैसिव इम्यूनिटी लिखा हूं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है सर, इसे बताइए ये होता क्या। तो डोंट वरी, इसे एक्सप्लेन करूंगा आने वाले सेशंस में, आने वाले आगे लेक्चर में, उसे अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। बट अभी के लिए इतना जानिए, समझ गया ना। चलो इसे लिख लिया आपने, अच्छी बात है। तो इन सारी चीजों को क्या कीजिए, आप इसे डबल टिक आउट करवा लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जितना भी 5 तरह का मैं पढ़ा। देखिए अभी आप 12th में, अभी आप जवान हैं, यंग हैं, और होंगे भी, तो अभी आप कुछ कुछ नहीं समझ में आता है तो उसके पीछे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, आपको बस यूं ही याद करना, उसको रट जाएंगे हम लोग अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो। क्योंकि अभी तो आप मोटे से मोटे किताबों को भी रट करके ऐसे ही फेंक दीजिएगा, आपको आप में अभी कैपेसिटी, आप में अभी बहुत जुनून है, समझ गया ना, और नहीं तो क्या। इसीलिए टेंशन मत लेना है, और बाकी समझाने के लिए तो मैं हूं ही, कहीं प्रॉब्लम होता है तो। एक लास्ट बच गया है, अब इसको भी चर्चा कर लेते हैं, और इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट वन इज द IgM। अब इसके बारे में जानते हैं, लोकेशन सबसे पहले बताता हूँ। तो लिखा हूँ कि प्रेजेंट एज ए रिसेप्टर ऑन लिम्फोसाइट सरफेस, लिम्फोसाइट के सरफेस पर मौजूद रहता है ये IgM। किस चीज के रूप में, तो एज ए रिसेप्टर के रूप में, समझ गया ना। अब देखो इसका फंक्शंस क्या है, तो लिखा हूँ कि फर्स्ट टाइप ऑफ एंटीबॉडी टू बी सिक्रेटेड ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पॉन्स। पहला एंटीबॉडी रिलीज कब होता है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के समय में रिलीज होता है, समझ गया ना। कॉजेस एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, जो किस चीज का एक्टिवेशन का ये कारण बनता है, तो बी सेल का एक्टिवेशन का ये कारण बनता है, यानी कि बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है कौन, तो ये IgM। तो आप IgM के बारे में इतनी सारी चीजों को क्या कीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आई डोंट थिंक कि आएगा, ठीक है ना। और अगर आया भी तो क्या हुआ, मैंने पढ़ा है ना, तो लिख के आएगा, तो याद कर लेना अगर कुछ इसमें नहीं भी समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और बाकी कहीं भी ज्वाइन किया हुआ क्लास, वहां से पूछ सकते हैं, समझ गया ना। तो हर एक चीज यहीं से बता दूं, कुछ तो रहने दो ताकि आपको मिलने का मन करे मुझसे, मैं आपसे बात कर सकूं, यहाँ पे आपको सिखा सकूं, है ना, और नहीं तो क्या। एनी हाउ, तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। चलिए, आई होप कि आपने इसे लिखा होगा, अच्छी बात है। तो खूब पढ़िए, मेहनत लगा करके पढ़िए, मन से पढ़िए, और हाँ खूब पढ़ने के साथ साथ खूब मस्ती भी करना, और मेरे क्लासेस में तो सीरियस होना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। कभी कभी हो लिया करो, लेकिन हंसी मजाक भी हो उतना ही जरूरी है, खेल कूद भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। मेंटली स्ट्रेस लेना अच्छी बात होती है, बट कभी कभी मेंटली रिलैक्सेशन भी तो बहुत जरूरी है। दोनों बैलेंस करके चलिए, आपको ऐसा नहीं लगा कि लाइफ में बहुत ही ज्यादा तनाव आ गया है। ऐसा जब भी मन लगे कि लाइफ में तनाव आ गया है, पर अब तो पढ़ के उब गए हैं, तो आप कभी बाहर निकलिए घूमने के लिए, आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो बहुत सारे बातें आपसे करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ नए अंदाज में, बस तब तक के लिए बस स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के बीच में बातें करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। सो तब तक के लिए लव यू ऑल एंड टेक केयर।